अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग वीक नंबर 14 के लेक्चर नोट्स के साथ हाजिर हैं। वीक नंबर 14 में बच्चों हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंट्रोलिंग, फिर कंट्रोलिंग को डिफ़ाइन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स जितने भी हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो है जो मैनेजरियल डिसीजन जो है, किस किस्म के डिसीजन जो हैं वो मैनेजर्स लिया करते हैं कंट्रोलिंग से रिलेटेड, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आखिरी जो टॉपिक होगा हमारा इस वीक का वो होगा टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की जितनी भी टाइप्स हैं हम लोग वो समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले कंट्रोलिंग से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग बार बार बताते रहे हैं थ्रू आउट सेमेस्टर कि हमें जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है जी। तो जब हम लोग प्लानिंग पढ़ रहे थे तो प्लानिंग में हम लोगों ने एक बात ये कही थी कि हम लोग एक प्लानिंग जो है उस प्लानिंग करते हुए हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो स्टैंडर्ड हमें हेल्प करेगा कंट्रोलिंग के टाइम पे। कंट्रोलिंग प्रोसेस हमें, कंट्रोलिंग का जो स्टेप है ये हमें क्या बताता है? कंट्रोलिंग हमें ये बताता है बच्चों कि हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ की या जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उस हमने उसको इवेल्यूएट करना है, या हम कह सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन की, किसी डिपार्टमेंट की या किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करेंगे। ठीक है जी। इवेल्यूएट करने के बाद दूसरे नंबर पे ये होगा कि हम उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, या हम उसको टैली करेंगे हमारी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के साथ। और ये जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है बेटा, यही एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस हमारा स्टैंडर्ड होता है, और यही एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जो होती है ये हमारी प्लानिंग के टाइम पे डिसाइडेड होती है। ठीक है, इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी दूंगा और उस एग्जांपल से इंशाल्लाह आपको और भी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने तीसरे नंबर पे काम क्या करना है, डिसीजंस लेने होते हैं। वो डिसीजंस हम लोगों ने क्या लेने होते हैं वो आपको मैं थोड़ी सी देर के बाद बताता हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग पहले समझेंगे एक एग्जांपल, और एग्जांपल के बाद हम लोग जो प्लानिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अच्छा जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है जी। एग्जांपल हम कौन से लेते हैं जी? सबसे पहले बच्चों हम लोग एक एग्जाम ले लेते हैं। ठीक, एग्ज़ाम कौन से लेंगे हम लोग कि हम लोग प्लानिंग के टाइम पे हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा एक सेल्स मैन है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स पर्सन है, और इससे हम लोगों ने हमने प्लानिंग की और इसको हम लोगों ने इसके लिए गोल सेट किया कि आपने इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019 2020 आपने जो है वो हमारी 35 आइटम्स जो हैं वो अपने सेल नहीं है। ठीक है जी। हमने जो 35 आइटम्स सेल करने का अपने एम्प्लॉय से गोल सेट कर लिया, तो ये 35 आइटम्स की जो सेल है क्या है? ये बच्चों हमारी एक्सपेक्टेशंस है, या ये एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उस एम्प्लॉय की जिसको हमने ABC एम्प्लॉय जो है उसको हम लोगों ने असाइन कर दिया। ये हमारा प्लानिंग के टाइम पे आता है। ठीक हो गया। जब हम लोगों ने बच्चों प्लान कर लिया कि आप 35 आइटम सेल करने हैं, तो जब एक महीना गुजर जाता है, यानी कि जुलाई का महीना ख़त्म हो जाएगा और जुलाई का बिल्कुल एंड आ जाएगा, तो फिर हम लोग उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो देखिए क्या है। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो थी वो ये थी कि जनाब उसने पूरा महीना मेहनत की, और चूँकि हमारी जो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के साथ मिलना जुलना जो है वो बहुत कम हो गया, और ऐसे सिचुएशन में बच्चों हम लोगों ने देखा ये कि उसकी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस थी वो ये थी कि उसने सिर्फ 18 आइटम्स जो है वो सेल किए, और हम एक्सपेक्टेशन 18 डिवाइसेस, जब 18 आइटम्स उसने सेल किए तो अब हम ये देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है। तो ये देखने के लिए बच्चों हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है प्लानिंग के टाइम पे कि जनाब आपने 35 आइटम सेल करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी 35 की और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस 18 की है। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 17 जो हमारी डिवाइसेस हैं या 17 जो हमारे आइटम्स हैं वो अभी कम सेल हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो परफॉर्मेंस है ये परफॉर्मेंस कहलाएगी परफॉर्मेंस डेफिसिट।
ठीक है। इसको हम लोग परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी भी कहते होते हैं। डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब परफॉर्मेंस डेफिसिट है तो हम दूसरे अल्फाज में आपको समझाने के लिए आसान अल्फाज में भी ये कहते हैं कि ये बैड परफॉर्मेंस है। ठीक हो गया। अब एक तो सिनेरियो हमारे पास ये आती है, एक और सिनेरियो हमारे सामने बच्चों आता है, वो ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन ही पैदा हो, ऐसी ही सिचुएशन है और ऐसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे 35 सेल करने हैं और 35 की हमने एक्सपेक्टेशंस लगाई और जो हमारे एम्प्लॉई है उन्होंने 35 जो है उतनी ही आइटम्स जो है वो सेल कर दिए और हमारी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस सेम है, तो डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आया, तो हम ये कहेंगे कि माशाल्लाह वेरी गुड, ये जो है ये गुड परफॉर्मेंस कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारा एम्प्लॉई 35 के बजाय इस जुलाई के महीने में 40 आइटम्स जो है वो सेल कर लेता है, तो ये जो 5 का डिफरेंस आ जाएगा, ये जो 5 का डिफरेंस है ये पॉजिटिव डिफरेंस आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस का सरप्लस। दो नाम देते होते हैं, एक तो हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस का सरप्लस, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी जो है बच्चों ये और एफिशिएंसी आप लोगों ने शुरू में पहले ही सेमेस्टर से पढ़ रखी हुई है। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आ गई बैड परफॉर्मेंस और यहाँ पे आ गई गुड परफॉर्मेंस। यहाँ पे जब हम लोग कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग में हम लोगों ने जब कंट्रोल कर रहे होते हैं और जब हम इवेल्यूएट कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस को बच्चों, तो परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के बाद, परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद हम जब डिसीजन ले लेते हैं और जब हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी हुई या बुरी हुई या बहुत अच्छी हुई या बहुत बुरी हुई, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने एक और काम करना होता है हम लोगों ने डिसीजन लेना होता है। ठीक है जी। तो बच्चों डिसीजन जो लेना होता है हम लोगों ने, उसमें अगर परफॉर्मेंस डेफिसिट है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो फिर हम लोगों ने एक अलग टाइप के डिसीजंस लेने होंगे, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर हमने अलग टाइप के डिसीजंस लेने हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है उसको हम कहें जनाब हम री इन्फोर्स कर रहे हैं आपको, यानी कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, आप दोबारा से ये काम करें। रीइंफोर्स का मतलब होता है एक चीज़ जो आपने लागू की हुई थी उस काम को आप दोबारा से लागू कर रहे हैं, दोबारा से नाफिज कर रहे हैं। ठीक है, तो बार बार जब नाफिज होता जाएगा तो इसका मतलब है, इसको हम कहते हैं रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स करते हैं, इन्फोर्स करने का मतलब होता है लागू कर देना और रीइंफोर्स फिर से लागू कर देना। ठीक है, हम उसको कहेंगे कि तुमने 35 आइटम सेल किए, वेरी गुड, तुम फिर यही काम करो क्योंकि तुमने अच्छा काम किया, तुमने दोबारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तुम दोबारा से ये काम करो क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है जी, ये कहलाएगी हमारी उस वक्त जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। और जब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और रीइंफोर्स के साथ साथ फिर ये होता है कि हम लोग एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट देते हैं। क्यों बेनिफिट देते हैं? क्योंकि एम्प्लॉई हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं। जो अच्छी परफॉर्मेंसेज होती हैं बच्चों वो रीइंफोर्स होती हैं, और अच्छी परफॉर्मेंसेज जो होती हैं उनको उन परफॉर्मेंसेस के ऊपर एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे जो सिचुएशन आई है, ये वाली जो सीन है, ये सीन हमें नज़र आ रहा है जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर हम लोगों ने एक डिसीजन लेना है। वो हमने डिसीजन कौन सा लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर जो डिसीजन लेने हैं उसमें सबसे पहले देखना है कि शायद कंपनी अपनी पॉलिसी ठीक नहीं, हमारी अपनी कंपनी की पॉलिसी ठीक होने वाली है, वो अपनी पॉलिसी को रिवाइज करेंगे, डिसीजन लेंगे। फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी एम्प्लॉइज़ की अपने को ट्रेन करेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि हमने पॉलिसी भी चेक कर ली, ट्रेनिंग भी देखी, तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे हमारा एम्प्लॉय शायद इस काबिल नहीं है कि इसको काम दिया जा सके, तो उसकी जॉब को रोटेट कर देंगे। कोई काम देंगे, ये वाला काम इससे नहीं होगा, इसको दूसरा काम दे दो। ठीक है, जब दूसरे काम दे देंगे, रोटेट कर लेंगे, तो वो भी फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाती किसी एम्प्लॉय की, तो फिर क्या होता है हम एम्प्लॉय को पनिश करते हैं। ठीक है, पनिश करते हैं। पनिश करने में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। हम उसकी सैलरी का कुछ पोर्शन डिडक्ट कर लेते हैं, हम उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा डाल देते हैं। ठीक है, उसकी सैलरी को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब लोगों की प्रमोशन हो जाती है लेकिन हम एक एम्प्लॉय को प्रमोट नहीं करते, ये भी एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है। देयर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन पनिश योर एम्प्लॉयज़। तो पनिशमेंट के बावजूद अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो जाती तो फिर हम लोगों ने मजबूर होकर सेपरेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आखिर में मजबूर होकर फिर रास्ते कर लेते हैं। वो इसलिए कि ये एम्प्लॉई ट्रेनिंग लेने के बावजूद, हमने अपनी पॉलिसी भी रिवाइज कर ली, हमने ट्रेनिंग भी कर लिया, हमने इसकी जॉब को रोटेट करके देख लिया, एक जॉब नहीं हुई दूसरा तीसरा चौथी पांचवी जॉब करवा के देख ली, फिर इसको हमने सज़ा दे के भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर मजबूर होके जब कुछ नहीं बन सकता तो फिर
हम लोग अपने एम्प्लॉय से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, हम उसको निकाल देते हैं या उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप चले जाएं। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है बच्चों की कंट्रोलिंग जो है वो आप लोगों को स्टार्ट में डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में बच्चों हम लोग कंट्रोलिंग के प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे पहली वीडियो ख़त्म हो रही है। थैंक यू।